स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है, जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं। जी सर। आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी इस कितनी होती प्लांट की होगी है? वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है साल अच्छा, के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है, जैसे आपने बताया एलपीजी, जी। बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है। क्योंकि अच्छा। जिनके पास पशुपालन नहीं है, पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। हाँ। और गोवर्धन नाथ के जरिए जरिए जो उत्पन्न खाद है वो हम्म। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम्म। पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे। मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। हम्म। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अभी भी सभी तरीके से। केले की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं। अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी मिर्ची है। आणंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बेचते, नडियाद और आनंद। और केले? केले भी आनंद में और नडियाद में बीत जाते हैं। और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं। लीफ है वगैरह है, जो भी बाद में रहता है वो। हम्म। अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं? वो गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको? तो अभी जी आपको सर। ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने ऊपर से किसान होंगे जो इनकम, इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, ये जी सर। बनने के बाद आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया? अरे सर, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले वो ढेर होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहां पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने अब बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें, वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए, ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ भेज देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं सर जी। देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही ज़मीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए आप, बहुत फ़ायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है, तो आपको एक अतिरिक्त फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मैं आपका तो ये प्लांट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में कुल कितने पशु का ये गोबर इसमें इकट्ठा होता होगा डेली? सर इसमें डेली हम 40 से 50 मेट्रिक टन गोबर डिस्पोज करते हैं। कितने गांवों से इकट्ठा करते हैं? करीबन 20 से 25 गांव के 25 आसपास। गांव से। और यहाँ कितने से पशु का नडियाद होता से लेके होगा? खंबा तक करीबन 1500-2000 पशु। 2000 पशु का गोबर वहाँ सफाई भी हो जाती है और आपके यहाँ आ जाता है। और यस सर। आपका गैस कहाँ कहाँ बिकता है? सर अभी हमने सतत प्रोग्राम के अनुसार हमने अपना गैस सीजीडी पाइपलाइन सिटी गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, सिटी गेल के गैस में थ्रू। बिकता है आपका गैस? यस सर। यस सर। तो वो जो कमाई होती है वो आपकी कंपनी की होती है कि उसमें भी किसानों को कुछ मिलता है?
वो कमाई सर कंपनी की होती है। कंपनी की होती है, और लेकिन जो गोबर आता है उसके बदले में उतना फर्टिलाइजर आप दे देते हैं वापस। यस सर, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत आता है सर। आजू बाजू की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि चिकोरी वेस्ट है, पोटैटो वेस्ट है, वो सब वेस्ट भी हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। टोटल 240 मैट्रिक टन पर डे हम यहाँ पे वेस्ट डिस्पोज करते हैं, और उससे 7,200 किलो गैस पर डे हम उत्पादन करते हैं। अच्छा, और 50 से 60 मैट्रिक टन जैविक खाद। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और अमित जी से भी बात करने का मौका मिल गया, और ये आप क्लीन एनर्जी का जो प्रति इतनी जागरूकता पैदा की है, और बड़ा प्लांट कितना बड़ा फायदा करता है, आज जब देशवासी देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जरूर भविष्य में लोग इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे, और सब लोग चाहेंगे कि भाई उनके इलाके में भी ऐसे प्रोजेक्ट बने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब वह समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आदर सहित निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो रिमोट दबाकर पुणे स्थित 3 पेट्रोल पंपों पर E100 ईंधन उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ तथा रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अनावरण करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, गुजरात के खेड़ा के सांसद देव सिंह जी चौहान जी, यूपी के हरदोई के सांसद भाई जयप्रकाश रावत जी, पुणे के मेयर मुरलीधर महौल जी, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर बहन उषा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे किसान साथी, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कैसे बायोफ्यूल से जुड़ी व्यवस्थाओं को वे सहज रूप से अपना रहे हैं और कितनी बढ़िया तरीके से वो अपनी बात बता रहे थे, उसमें कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, देश में जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है उसका बहुत बड़ा लाभ देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिलना स्वाभाविक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आप गौर करें
तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी। कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है, यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। इससे चीनी से अधिक उत्पादन से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी कभी चीनी ज्यादा पैदावार हो जाती है तो दुनिया में भी कोई खरीदार नहीं होता है, देश में भी दाम गिर जाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती पैदा रखना कहां, वो भी संकट हो जाता है। ऐसी सारी चुनौतियों को कम करने में, और इसका सीधा लाभ गन्ना किसान की सुरक्षा से जुड़ जाता है, ये बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में
निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। देश में आज इथेनॉल के उत्पादन और खरीद के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी तक इथेनॉल बनाने वाली ज्यादातर इकाइयां और ज्यादातर 4-5 उन राज्यों में ही थी जहां चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसका विस्तार पूरे देश में करने के लिए जो सड़ा हुआ अनाज होता है, निकम्मा हुआ अनाज होता है, उसका उपयोग करते हुए फूड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज की भी स्थापना की जा रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बनाने के लिए भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था की विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को, दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो, उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को
बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। आज भारत कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड का हाइब्रिड एनर्जी पार्क बना रहा है। तो भारत ने 14 गीगावाट के पुराने कोल प्लांट्स को भी बंद भी कर दिया है। देश ने सॉफ्ट अप्रोच के साथ भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज देश का सामान्य मानवी प्रो एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ गया है, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है। लोग अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। अभी और करने की जरूरत है, लेकिन बात पहुंची है, प्रयास शुरू हुए हैं। हमारे समुद्र तटों की सफाई देखिए, नौजवान इनिशिएटिव लेकर के कर रहे हैं, या फिर स्वच्छ भारत जैसे अभियान हो। इन्हें देश के आम नागरिकों ने अपने कंधे पर लिया, अपने जिम्मे में लिया, और मेरे देशवासी आज इसको आगे बढ़ाए हैं। देश ने 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब और 23 लाख से अधिक एनर्जी एफिशिएंट पंखे, फैंस देने की वजह से पर्यावरण रक्षा का जो काम हुआ है, अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की शायद आदत ही छूट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलने से, जो पहले चूल्हे में लकड़ी जला करके धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, आज उनकी उस लकड़ी को जलाने की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य, और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य और पर्यावरण रक्षण की दिशा में भी बड़ी मदद मिली है। लेकिन इसकी भी बहुत चर्चा नहीं हो पाती। भारत ने अपने इन प्रयासों से करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में भारत को आज अग्रणी बनाया है। इसी तरह 3 लाख से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पंप्स, उसके जरिए भी देश आज लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुलने से रोक रहा है। साथियों, आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी, दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और भारत ने यही रास्ता चुना है। इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही पिछले कुछ सालों में हमारे जंगल भी, हमारे फॉरेस्ट कवर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में टाइगर्स की संख्या, बाघ की संख्या 2 गुनी हुई है। तेंदुओं की संख्या में भी
करीब 60% की वृद्धि हुई है। इन सब के बीच पैंच नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली कॉरिडोर की संवेदनशीलता का उदाहरण आज चर्चा का विषय है। साथियों, क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम्स, रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान इको रिस्टोरेशन आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा है। चाहे वो ग्रीन कवर वाले हाईवे एक्सप्रेस हो, सोलर पावर से चलने वाली मेट्रो हो, इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस हो या फिर हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहन हो, इन सभी पर एक विस्तृत रणनीति के साथ काम हो रहा है।